बीजेपी से निकाली गई नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इनके खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मुंतकिल कर दिया है। इससे पहले 19 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पादरीवाला की बेंच ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा तबसरे के सिलसिले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही 8 रियासतों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली मुंतकिल करने का नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को मनसूख करने की मांग को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त के बाद अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अदालत ने तस्लीम किया है कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है। ऐसे केसेस सामने आए हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है। इस वजह से तमाम एफआईआर दिल्ली मुंतकिल की जा रही है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुशील, इस केस में आज क्या बातें सामने आई हैं? कितनी बड़ी राहत ये नुपुर शर्मा के लिए है? और जब पिछली बार समाअत करते हुए कोर्ट ने कमेंट किया था, उसमें जो कमेंट्स थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो बातें थीं, और तो उनमें और आज के इस रिमार्क्स में या फैसले में कितनी बातें हैं, क्या क्या फर्क है? जी देखिए, एक बड़ी बात ये कि जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया था, वो फिलहाल उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे और जो फिलहाल उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, उस पर नाराजगी जताई थी। लेकिन चूंकि नुपुर शर्मा को उस बयान के बाद लगातार धमकियां और तेजी से मिलने लगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत दी और वही राहत फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट से उनको कंटिन्यू रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ जो भी एफआईआर जितने भी राज्यों में दर्ज थी, उन तमाम एफआईआर को फिलहाल दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। यानी कि अब नुपुर शर्मा के खिलाफ जितने भी एफआईआर, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, उन तमाम एफआईआर को अब दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली पुलिस की एसएफआईओ यूनिट जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुई थी, मेनका गोस्वामी, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें सुरक्षा देगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ती है तो वो फिलहाल दिल्ली पुलिस से संपर्क कर सकती है। तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट से मिली है, क्योंकि नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची ही इसीलिए थी कि जो तमाम राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनको एक जगह क्लब किया जाए और वो राज्य दिल्ली हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के पक्ष में एक राहत भरा आदेश दिया है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जो एसएफआईओ यूनिट है वो जांच करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर कोई भी राज्य इस पूरे मामले में जांच को लेकर कुछ आगे कार्रवाई करना चाहता है तो दिल्ली पुलिस से वो संपर्क कर सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार लगातार इसका विरोध कर रहा था। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को यह भी आदेश दिया है कि अगर वो अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करना चाहती हैं तो वो संबंधित हाईकोर्ट यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, क्योंकि ये अधिकार उनको है कि वो अपने खिलाफ एफआईआर को क्वैश कराने के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को फिलहाल एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में तमाम जो एफआईआर थे उनको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। वहीं जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से, वो राहत बरकरार रहेगी। कोई भी नई एफआईआर अगर दर्ज होती है नुपुर शर्मा के खिलाफ तो उसमें भी उनको राहत जो मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से वो बरकरार रहेगी। तो एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को इस पूरे मामले में मिली। सुशील, एक बात और समझना चाहूंगा, जिस तरह से तमाम अलग अलग शहरों के मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है कि तमाम केसेस दिल्ली ट्रांसफर होंगे। फिर आपने अभी जैसा कि बताया कि नुपुर शर्मा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट से अपील कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जहां कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी शहर में जो केस दर्ज किए गए थे इनके खिलाफ, वो तमाम केसेस जो है वो क्वैश करा सकती हैं हाईकोर्ट में अपील देकर? कोर्ट माने या ना माने वो तो बात की बात है।
जी बिल्कुल, ये अधिकार उनका अपना संवैधानिक अधिकार है कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है तो उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए वो संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है तो वो उसको रद्द करवाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के मामले में भी आदेश दिया है। अब नुपुर शर्मा को लगता है कि अगर उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो राजनीतिक मंशा से किए गए हैं तो उसको लेकर वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। संबंधित हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और संबंधित स्टेट को नोटिस जारी करेगा। संबंधित स्टेट इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे और वो बताएंगे कि क्यों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का मामला फिलहाल नुपुर शर्मा को लेकर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, ये रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी इस मामले में, ये एक बड़ी राहत नुपुर शर्मा को जरूर मिली है। जी सुशील, एक और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसे मामलों में जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ही के जजेस थे जिनका ये कमेंट था कि आपके बयान से देश में बिल्कुल हालात जो है वो दंगे जैसे बन गए हैं और देश की छवि जो है वो देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बाहर भी इस छवि पर सवाल उठने लगे हैं, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का पहले ये एक कुछ जजेस का रिमार्क्स भी था और दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो रियायतें दी हैं, इससे क्या समझा जाए कि क्या कोर्ट की नज़र में एक आम आदमी क्या समझेगा कि क्या उनके जो मामले थे या जो उनके स्टेटमेंट की जो गंभीरता थी और जिस तरह से वो वायलेशन ऑफ रूल्स थे, क्या उसकी उसका जो तापमान है, उसकी जो गंभीरता है वो कम हो गई है? जी देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऐसी टिप्पणी करता है जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है, लोगों के बीच में धार्मिक उन्माद बढ़ता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि नुपुर शर्मा के द्वारा जो तमाम चीजें कही गई वो गलत हैं। इसके बाद नुपुर शर्मा की तरफ से भी कोर्ट में ये दलील दी गई और ये कहा गया कि उन्होंने इस पूरे मामले में माफी मांगी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि माफी मांगना काफी नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी टिप्पणी की जाती है तो उसके बाद भी उसके पास उसका संवैधानिक राइट है, यानी कि उसको संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्योंकि नुपुर शर्मा के मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज थे और जिस तरह नुपुर शर्मा के बाद तमाम घटनाएं हुई, ऐसे में नुपुर शर्मा की तरफ से ये अर्जी दाखिल करके कहा गया कि चूंकि कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और अगर कई राज्यों में वो मुकदमा का सामना करने जाएंगी तो उससे उनकी जान को खतरा होगा। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को बचाने का भी, कहीं ना कहीं रक्षा करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट में निहित है और वही अधिकार का पालन करते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। और यही मामला जुबेर में भी था कि जुबेर के जब मामले में जो को फाउंडर थे उनके मामले में भी यही चीजें हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत दी और ये कहा कि जो मल्टीपल एफआईआर उनके खिलाफ यूपी में या कई और राज्यों में दर्ज किए गए हैं उन तमाम राज्यों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। तो दोनों जो मामले हैं उस मामलों में सीधा रूप से यही कहा जा सकता है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गलती करता है तो अदालत एक तरफ उन्हें फटकार भी लगाता है, लेकिन अदालत दूसरी तरफ उन्हें राहत भी देता है क्योंकि मामला उनकी जान से जुड़ा है, उनके संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान की रक्षा करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं संविधानों की रक्षा के लिए ही बैठा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, बहुत तफसील से तमाम बातें हमारे नाज़रीन को बताने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र काबीना की सूरतगिरी हो गई है और बीजेपी और शिंदे ग्रुप से 9 अरकान असेंबली को ओहदे का हलफ दिलाया गया है, यानी एक्सपेंशन हो गया कैबिनेट का, उसकी तोसी हो गई है। बीजेपी से राधाकृष्ण विखे पाटिल और सुधीर मंगटवार, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गाउत और गिरीश महाजन, रविंद्र चौहान, अतुल सातवे और मंगल प्रभात टोढ़ा, जबकि शिंदे ग्रुप से गुलाब राव पाटिल, संजय राठौर, सुरेश खाड़े, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार दीक और वे कैसर और केसरकर, माफ कीजिएगा, दीपक केसरकर और शंभू राज देसाई को हलफ दिलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आजाद अरकान असेंबली में से किसी को भी काबीना में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी देखी जा रही है। प्रहार संगठन के सरबराह बच्चू कडू ने इस मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह काबीना तश्कील दी गई है इससे वो नाराज हैं।
और इस वक्त हमारे नुमाइंदे सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। सर्वेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर किस बात को लेकर नाराज़गी है, और ये नाराज़गी मतलब क्या जो तमाम लोग एकनाथ शिंदे के साथ आए थे सिर्फ उनके खेमे में है, यानी जो पहले शिवसेना में थे उनके खेमे में है, या दूसरे और दल के लोग हैं या जो इंडिपेंडेंट उनमें है, या फिर ये कुछ बीजेपी के लोगों में भी है? नाराज़गी किस बात की है? देखिए, नाराज़गी तीनों तरफ है। जिस तरह से बच्चू कडू ने बयान दिया, सूरत से गुवाहाटी से गोवा तक के सफ़र में वो भी शामिल थे। बीजेपी खेमे में भी नाराज़गी है कि जिनको मंत्री पद का वादा किया होगा शायद उन्हें नहीं मिला है। शिंदे गुट में भी नाराज़गी है। हालांकि 9 बीजेपी के विधायक और 9 शिंदे गुट के विधायक, इन्होंने कल शपथ विधि पूरी कर ली है, लेकिन भी जो विभाग का बंटवारा है जो वो अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी तक सब जितने भी खबरें आ रही हैं सब अनुमान लगाया जा रहा है। शिंदे को लेकर कहा जा रहा है कि शिंदे मुख्यमंत्री के अलावा नगर विकास मंत्रालय भी उनके हाथ में होगा, साथ ही डिप्टी सीएम के हाथ में वित्त विभाग, साथ ही राज्य का जो गृह विभाग होगा वो हाथ में होगा। इसके अलावा जितने 18 मंत्री हैं उन्हें अलग अलग अभी संभावित विभाग चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है। अभी मैं मंत्रालय में बैठा हुआ हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जहाँ पे मंत्रिमंडल सभागृह लिखा होगा वहाँ पे पुलिस तैनात है। चारों तरफ देख से क्राउड जो है, ये मंत्रालय का 7वां मंजिल है, फ्लोर है, और इसी 7वीं मंजिल पर मंत्रिमंडल की बैठक पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। अभी तक तमाम मीडिया, तमाम सभी जितने भी जर्नलिस्ट हैं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई मंत्री आए शिंदे गुट की तरफ से या बीजेपी के। देवेंद्र फडणवीस अक्सर आके बातचीत करते हैं, शायद उनके ओर से जो बयान जारी किया जाएगा तब पता चल सके किसे क्या कुछ विभाग मिला हुआ है। लेकिन अभी जितने भी विभागों का बंटवारा नाम सामने आ रहे हैं वो संभावित है, कंफर्म किसी भी को लेकर भी नहीं है। आकलन ये लगाया जा रहा है कि आज देर शाम तक तमाम जो बंटवारे हैं 18 मंत्रियों के, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बाढ़ की परिस्थिति है, तकरीबन 109 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, पंचनामा किया जा रहा है कितने किसानों का कितना नुकसान हुआ है, उसको लेकर अभी तक पालक मंत्री की भी नियुक्त नहीं हुई है। तो संभावित है कि आज देर शाम तक या फिर कल पालक मंत्री के साथ साथ जितने भी 18 मंत्री शपथ लिए हैं उनके विभागों के बंटवारों के नाम की एक सूची। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि आपने बताया कि कुछ समय लगेगा जब ये पता चलेगा कौन सा पोर्टफोलियो किसे दिया जा रहा है, कौन सा कलमदान किसे दिया जा रहा है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या उनमें भी नाराजगी है जिन्होंने शपथ नहीं लिया या जिन्हें शपथ लेने का मौका या अवसर नहीं दिया गया? क्या ऐसी भी नाराजगी इस बात को भी लेकर सामने आ रही है? देखिए, महज अगर 18 मंत्रियों में बात करें तो ऐसी इस तरह की खबरें हैं कि 18 में से 12 मंत्रियों पर कई महाराष्ट्र में कई अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। जैसे शिवसेना के 2 नेताओं की बात करें, संजय राठौड़ की बात करें, अब्दुल सत्तार की बात करें, जिस तरह से उनके बेटियों का मामला टीटी एग्जाम्स को लेकर आया था, तो ये 2 मंत्रियों की शपथ विधि पूरी होने के कल पहले 4 घंटे तो पहले ये खबर आ रही थी कि शायद अब्दुल सत्तार और संजय राठौड़ के मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तमाम जितने भी खबरें थी सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनल खबर चला रहे थे, और ये भी खबर थी कि अगर कदाचित अब्दुल सत्तार या संजय राठौड़ को अगर मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो ये बैक टू पेविलियन हो सकते थे, वापस उद्धव के वो रवाना हो सकते थे। लेकिन एकाएक उनके नामों की घोषणा की गई, वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुला कर एकनाथ शिंदे पूरी तरह से अपनी जो एक रणनीति है उस रणनीति में जो वादे किए थे उन्होंने अपने साथ गए हुए विधायकों को, वो पूरा करते दिख रहे हैं। अब अंजाम आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस समय तो फिलहाल वो किसी को नाराज करते नहीं दिख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश तमाम जानकारी के लिए। तो सर्वेश बता रहे थे कि नाराजगी भी है और नाराजगी को दूर करने की कोशिशें भी हैं। जाहिर है कि जिन लोगों को भी इसमें मौका नहीं मिल पाया मंत्री बनने का, उनमें नाराजगी होगी, लेकिन एक नाराजगी इस बात को लेकर भी हो सकती है कि जिन्हें मौका मिला उन्हें प्रोफाइल यानी उनको पोर्टफोलियो क्या मिल रहा है, कौन सा विभाग मिल रहा है, इसको लेकर भी आपस में कह सकते हैं कि खींचतान वाले हालात बने हुए हैं। अब अगली खबर, बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की हुकूमत बन गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। तेजस्वी यादव ने भी नायब वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, और यहां तक कि यह भी देखा गया कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए। हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा।
लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। पूरे देश में खुशी का लहर है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, जो जनता की मांग थी और जो बिहार और देश की जो जरूरत थी, वो निर्णय लिया, ऐसा निर्णय लिया जो निडर निर्णय था। और हम लोगों ने जो साथ दिया, वो हम इतना कह सकते हैं कि मजबूती के साथ मिलकर के हम लोग सरकार चलाएंगे, जहां बिहार के लोगों को एक नए रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेंगे। जो माहौल मुल्क में था, बिहार में था, जो सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव भाजपा के लोग फैला रहे थे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को, पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने का जो प्रयास था, समाजवादी राजनीति को जो ये लोग खत्म करने का जो प्रयास कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों को जो ये समाप्त करना चाह रहे थे, आज देख लीजिए बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है। और एक तो आपने सुना नीतीश कुमार को भी 8वीं बार जब उन्होंने ओहदे का हलफ ले लिया उसके बाद, और आपने सुना तेजस्वी यादव को भी जब उन्होंने दूसरी बार नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं महफूज पटना से, हम उनके पास रुख करना चाहेंगे। महफूज, बिहार में 2 दिन पहले तक ये खबरें थी कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार में बदलाव होने वाला है। क्या बड़ा था, क्या बदलाव होना था, वो तो हो गया। दिख ये गया कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा और आरजेडी और जो भी उनके साथ दूसरी जमातें थे उनके साथ मिलकर अब फिर से सरकार जो है वजूद में आ गई। लेकिन मेरा सवाल यहां पर महफूज ये है कि नीतीश कुमार ने ओथ लेने के बाद ये कहा कि हम तो उस वक्त भी बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर दबाव था और कहा गया कि आप संभालिए। आज क्या जिम्मेदारी ये जो ली है नीतीश कुमार ने फिर से एक बार सीएम के ओहदे की, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या लग रहा है कि जितने 21 महीने ये सरकार चली अभी पहले हिस्से में, क्या बाकी का पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 29 महीने का ये आराम से चल जाएगा इस गठबंधन के साथ? देखिए विशाल, यहाँ ये बात साफ तौर से देखा जा रहा है और लोग ये कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार काफी सोच समझकर सियासी फैसले लेते हैं। उन्होंने जब ये देखा कि एनडीए में रहते हुए वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ये इल्जाम एक तरह से जेडीयू के बड़े लीडरों ने लगाया। खुद जो कौमी सदर हैं जेडीयू के, उन्होंने भी इस बात को मीडिया के सामने रखते हुए ये कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वजीर आला को ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा था। ये तमाम तरह के इल्जामात उन्होंने लगाया। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वाजे हो जाती है कि नीतीश कुमार काम करने में और जिस हिसाब से उनका स्टाइल है काम करने का, जिस हिसाब से वो सियासत करते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेशर में थे। और उस प्रेशर को देखते हुए फिर उन्होंने ये फैसला लिया। और वैसे भी पिछले 20 सालों में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने हाथ में एक बॉल नहीं रखते हैं, बल्कि एक बॉल रखते हैं तो एक हवा में रहता है। और वो तमाम उन चीजों को सामने रखते हैं कि कभी भी और किसी भी हाल में कोई मसला नहीं आया। अगर कहीं मसला होता है तो अपने हिसाब से सियासत को चलाया जा सके। चलिए, अब जो तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उस पर थोड़ा आपसे सुनना चाहूंगा कि उनका मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी राजनीति को खत्म करने की कोशिश थी, उन्होंने नाम लिया कि बीजेपी की कोशिश थी ऐसी, और उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और ये बिहार ही नहीं बल्कि देश में एक बदलाव लाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए विशाल, अगर तेजस्वी यादव के इस बयान को देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से बिहार की
सियासत ने लोगों को ये बताया है या ये कहे कि पूरे मुल्क को पैगाम दिया है कि इस तरह से भी सियासत हो सकती है। नीतीश कुमार के सामने जो अब एक ख्वाब है, एक तरह से कह लें, या एक संभावना वो देखते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में आकर, सियासत के इस पड़ाव में आकर वो अब कौमी सतह की सियासत में हिस्सा ले और वहां भी अपने मुकद्दर को आजमा कर देखें। साथ साथ तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी सियासत को खत्म करने की एक बात उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो आप देखेंगे कि जेपी नड्डा ने जिस तरह से बयान दिया था कुछ दिनों पहले बिहार में आकर कि पार्टी अगर कोई रहेगी तो सिर्फ बीजेपी रहेगी, कौमी सतह पर छोटी पार्टियां जो है उनका वजूद जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या वो पार्टियां जो है हमारी पार्टी में जम कर जाएंगी। तो एक तरह से कहें कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बिहार के जो सियासी लोग थे मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके सामने जो है ये लगातार जो है वो देख रहे थे कि और इस हवाले से जो है जाकर जो है वो एक स्ट्रेटजी बना रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर कुछ वैसा महाराष्ट्र जैसी शक्ल बनती है तो फिर क्या होगा। नीतीश कुमार चूंकि वो कोई भी सियासत जब वो कोई भी फैसला जब वो करते हैं तो उसके पीछे काफी बड़े बड़े जो है राज भी छुपे रहते हैं। यूं ही जो है नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं करते हैं। उन्होंने जब देखा कि आरसीपी के प्रकरण के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हालात जो है उनके खिलाफ हो जाए तो तब जो है उनकी सियासत कहीं ना कहीं काफी कमजोर पड़ जाती। तो वो हालात ना हो उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और आरजेडी के साथ इत्तेहाद कर लिया। चलिए अब एक आपसे और सवाल यहां पर करना चाहूंगा महफूज कि जिस तरह से जो गठबंधन है ये, इसमें जेडीयू है, इसमें आरजेडी है, इसमें कांग्रेस है, इसमें जीतन राम मांझी की हम है, इसमें जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो है, तो क्या ये समझा जाए कि बिहार में इन तमाम पार्टियों पे जिन जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो भरोसा होता है, क्या वाकई एक बहुत बड़ा कैनवस जो है वो कवर कर लिया है इस गठबंधन ने? क्योंकि आमतौर से जेडीयू आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ते थे, या फिर आरजेडी का पिछले चुनाव को छोड़ दें तो लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है वो गठबंधन नहीं होता था, प्री पोल अलायंस नहीं होता था। तो अब जो ये स्वरूप है ये कितना मजबूत और टिकाऊ नजर आ रहा है आपको? इसका कितना फायदा होगा, मतलब किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ये मैसेज जाएगा इस एकजुटता का? देखिए विशाल, अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि उन्होंने खवातीन को रिजर्वेशन दिया है और उनके लिए भी काम किया है। दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, अति पिछड़ों की बात होती है, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की बात होती है। तो जब वो आरजेडी के साथ मिले, अगर देखें कि बहुमत जो है आरजेडी के साथ मिलने से ही जेडीयू और आरजेडी के मिलने पर ही बहुमत पूरा हो जाता था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी अपने साथ रखा, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों को भी साथ रखा, जीतन राम मांझी को भी साथ में है। तो एक तरह से कहा जाए कि वो ये भी देख रहे हैं कि एक तादाद जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी और खवातीन की है, खासतौर से अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसी तादाद सामने आती है जब वो किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए काफी है। तो नीतीश कुमार एक तरह से ये भी देख रहे हैं और पूरे मुल्क को भी एक तरह से उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष का अगर चेहरा बनते हैं तो बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे सूबों में भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, ओबीसी, ये तमाम को एकजुट करके एक सियासत जो है सामने रखी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि नीतीश कुमार के दिल में दरअसल क्या है। शुक्रिया आपका महफूज।